नमस्कार। आज हम दिल्ली के पहले सुल्तान की कहानी में उतरने वाले हैं। और ये कोई आम राजा महाराजा की कहानी नहीं है। नहीं नहीं, ये तो एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और सीधा हिंदुस्तान के तख्त पर जा बैठा। तो सवाल यही है, आखिर ये था कौन और ऐसा क्या कर दिया इसने कि गुलाम से सीधे एक पूरे साम्राज्य का सुल्तान बन बैठा। चलिए साथ मिलकर इस कमाल के सफर को देखते हैं। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए थोड़ा सा जरा पीछे चलते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत ने भारत पर कोई 100-200 साल नहीं बल्कि पूरे 300 सालों से भी ज्यादा राज किया। और इस बहुत लंबी कहानी का जो सबसे पहला चैप्टर था वो था मामलुक वंश, जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं। और ये शुरू हुआ था साल 1206 में। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस दौर में जब दिल्ली में एक ऐसी सल्तनत की नींव रखी जा रही थी जो हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो बात है साल 1206 की। सीन में एंट्री होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। यही है वो शख्स जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। और हाँ, उस वक्त राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि लाहौर थी। बस यहीं से कहानी की ऑफिशियल शुरुआत होती है। अब आते हैं कहानी के सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का अपना सफर। ये कोई मामूली सफर नहीं था, ये गुलामी से सल्तनत तक का सफर था। अच्छा, इस कहानी के लिए एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, मामलुक। मामलुक उन तुर्की गुलामों को कहा जाता था जिन्हें खरीदा ही इसलिए जाता था ताकि उन्हें एक जबरदस्त फौजी बनाया जा सके, और कुतुबुद्दीन ऐबक उन्हीं में से एक था। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, लेकिन उसकी काबिलियत इतनी जबरदस्त थी कि गोरी ने उसे मलिक का खिताब दे दिया। फिर आया 24 जून 1206, जब लाहौर में उसकी ताजपोशी हुई। और फाइनली 2 साल बाद 1208 में उसे बाकायदा सुल्तान मान लिया गया। पर यहां एक बड़ी मजेदार बात है, जब उसकी ताजपोशी हुई तब भी उसने खुद के लिए सुल्तान का टाइटल नहीं लिया, बल्कि मलिक और सिपह सालार जैसे खिताब इस्तेमाल किए। अब ये उसकी विनम्रता थी या फिर एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक चाल, ये सोचने वाली बात है। तो ठीक है, सुल्तान तो बन गया, लेकिन एक शासक के तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक था कैसा? चलिए देखते हैं कि उसने किस तरह की विरासत बनानी शुरू की। यहाँ पे एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कहते हैं, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। मतलब गोरी ने नींव रखी और ऐबक ने उस पर एक आजाद सल्तनत की इमारत खड़ी कर दी। अब ऐबक का एक बड़ा मशहूर निकनेम भी था, लाख बख्श। मतलब लाखों बख्शने वाला, लाखों का दान देने वाला। जाहिर है ये टाइटल उसकी दरियादिली की वजह से मिला। पर यहां एक सवाल भी उठता है, क्या ये सिर्फ उसका अच्छा स्वभाव था या फिर एक स्मार्ट पॉलिटिकल मूव? सोचिए, एक पूर्व गुलाम के लिए अपनी सत्ता को मजबूत करने का, अमीरों का दिल जीतने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता था? उसकी ये दरियादिली इतनी फेमस थी कि उस जमाने के इतिहासकार मिनहाज ने उसे हातिम द्वितीय का खिताब दे दिया। मतलब वो उसे दानी हातिम ताई का दूसरा रूप मानते थे। इससे पता चलता है कि उसकी उदारता सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी। ऐबक की विरासत सिर्फ उसकी दरियादिली या सल्तनत तक ही नहीं थी। उसने कुछ ऐसा भी बनवाया जिसे आज भी हम सब अपनी आंखों से देख सकते हैं। पत्थर में लिखी हुई उसकी विरासत। ऐबक ने आर्किटेक्चर के 3 नायाब नमूने दिए। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, और दिल्ली की शान कुतुब मीनार का काम उसी ने शुरू करवाया था। और एक बात जो शायद बहुत लोग नहीं जानते, कि कुतुब मीनार का नाम उसने अपने नाम पर नहीं रखा था। इसे उसने मशहूर सूफी संत शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाना शुरू किया था। तो ये सिर्फ एक मीनार नहीं, एक संत को दी गई श्रद्धांजलि थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज धीरे धीरे जम रहा था, सल्तनत मजबूत हो रही थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी कहानी का अंत भी उतना ही अचानक और नाटकीय हुआ जितनी उसकी शुरुआत थी। साल था 1210। लाहौर में ऐबक चौगान खेल रहा था, मतलब जो आज का पोलो होता है। और खेलते खेलते ही वो घोड़े से गिरा और उसकी मौत हो गई। कितनी अजीब बातें हैं ना। एक सुल्तान जिसने अपनी पूरी जिंदगी जंग के मैदानों में बिताई, उसकी मौत एक खेल के मैदान में हो गई। सिर्फ 8 महीने। ऐबक के जाने के बाद उसके बेटे और वारिस आराम शाह की हुकूमत बस इतने ही दिन चल पाई।
आराम शाह एक बेहद कमजोर शासक निकला और बहुत जल्द इल्तुतमिश ने उसे गद्दी से हटाकर मार डाला। ऐबक की एक अचानक मौत और उसकी बनाई पूरी सल्तनत में एक भयंकर उथल-पुथल मच गई। और बस हम इसी एक बड़े सवाल के साथ इस कहानी को यहाँ रोकते हैं। जरा सोचिए, अगर उस दिन चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से ना गिरा होता तो दिल्ली सल्तनत और शायद पूरे हिंदुस्तान का इतिहास आज कितना अलग होता।